हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल लैब। तो पिछली वीडियो में हमने करा था सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 ऑफ एचएमए। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 9 तक। तो पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 5 से। तो सेक्शन 5 बात करता है अबाउट कंडीशंस ऑफ वैलिड हिंदू मैरिजेस। तो इसमें 5 क्लॉज हैं, जिनमें सबसे पहला बात करता है मोनोगमी की, जो कि है कि मतलब किसी भी पार्टी का कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। और अगर कोई बाइगमी करता है तो उसकी पनिशमेंट सेक्शन 11 ऑफ एचएमए, सेक्शन 17 ऑफ एचएमए और अंडर सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी में है। सेक्शन जो 11 है वो शादी को वॉइड मैरिज में टर्न कर देंगे और सेक्शन 17 में बाइगमी की पनिशमेंट दे रखी है। सेकेंड क्लॉज बात करता है अबाउट फ्री कंसेंट। जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड से अटेन की गई हुई नहीं होनी चाहिए। और नाइदर द एनी ऑफ द पार्टी शुड बी सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल डिसऑर्डर जिसकी वजह से वो अपनी फ्री कंसेंट ना दे पाए। और अगर फिर भी उनकी शादी होती है द पनिशमेंट इज इन सेक्शन 12, मतलब उनकी जो शादी है वो वॉइडेबल हो जाएगी। मतलब जो पार्टी सफ़र कर रही है वो पिटीशन फाइल कर सकती है, और अगर कोर्ट उन फैक्ट्स को सही मानेंगे तो वो जो शादी है वो वॉइडेबल मैरिज में टर्न हो जाएगी। क्लॉज 3 बात करता है अबाउट एज। जो लड़की की एज है दैट शुड बी अबव 18 ईयर्स एंड जो लड़के की एज है वो 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। और अगर उनकी शादी होती है, अगर चाइल्ड मैरिज होती है तो उसकी पनिशमेंट इज़ मैक्सिमम 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन ऑफ 1 लाख या फिर दोनों। फोर्थ क्लॉज बात करता है अबाउट डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशन, जो हमने सेक्शन 3 के क्लॉज जी में पढ़ा था पिछली वीडियो में। और सपेंडा, मतलब जो दोनों पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे के सपेंडा नहीं होनी चाहिए, ना ही प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में वो फॉल करने होने चाहिए। और इन दोनों की डेफिनेशन इसकी तो सेक्शन 3G में है और इसकी सेक्शन 3 क्लॉज F में है। और अगर फिर भी उनकी शादी होती है, इफ़ दे स्टिल मैरिज, तो उनकी पनिशमेंट दे रखी है इज इन सेक्शन 8B और मैक्सिमम 1 महीने की इम्प्रिजनमेंट और मैक्सिमम 1000 रुपीज़ ऑफ फाइन या फिर दोनों। अब हम इसके केस लॉस पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे टी पेरुमल वर्सेस आर निसिमल। तो एपिलेंट वॉज अ हिंदू, ये जो टी पेरुमल है ये एपिलेंट है एंड प्रोफेसेस हिंदू रिलीजन। जो ये डिफेंडेंट है, अकॉर्डिंग टू एपिलेंट, डिफेंडेंट मिस रिप्रेजेंटेड दैट शी इज अ हिंदू बट she was a Christian. Further, the plaintiff argued that the ceremonies took place as of HMA, मतलब Hindu Marriage Act, but a marriage between a Hindu and a Christian can only be possible by Christian Marriage Act or Special Marriage Act. So the marriage is illegal and void. Therefore, there are no obligation between them. मतलब इन दोनों के बीच में कोई इसकी कोई obligation नहीं है, ना तो निसमल की तरफ और उनका जो चाइल्ड है और उनकी तरफ उसकी कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है। तो डिफेंडेंट ने अपने जो एलिगेशंस हैं जो इनके ऊपर लगे हैं, जो टी पेरुमल ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, डिफेंडेंट डिनाइड द एलिगेशन एंड आर्ग्यूड शी स्टडीड इन CSI स्कूल एंड बाय मिस्टेक स्कूल अथॉरिटीज एंटर्ड हर रिलीजन इन स्कूल रिकॉर्ड एज CSI क्रिश्चियन। और वो डिनाई कर देती है कि जो एलिगेशन उन पे लगा है दैट इज़ नॉट ट्रू। She is a Hindu and therefore the marriage is valid and it is the responsibility of T. Perumal to maintain Nasimal and the child Arun. The trial court and the appellant court dismissed the plaintiff's suit and finding no merit in his claim. So Madras High Court concluded that the marriage was valid and court emphasized plaintiff failed to prove that defendant was Christian, so appeal was dismissed. अब दूसरा केस हम पढ़ेंगे, वेंकटरमना वर्सेस स्टेट AIR 1977। ये बात करता है अबाउट चाइल्ड मैरिजेस। तो हस्बैंड शादी के टाइम 13 years old थे और जो लड़की थी दैट वॉज शी वॉज 9 years old. लेटर ही मैरिड अनदर वुमेन लीडिंग टू चार्जेस ऑफ बाइगमी अंडर सेक्शन 494 ऑफ IPC। उन्होंने आर्ग्यू किया कि फर्स्ट मैरिज इज वॉइड ड्यू टू एज वायलेशन, जो कि मतलब उन्होंने सेक्शन 5 क्लॉज 3 को वायलेट किया है, डज नॉट कंस्टिट्यूट ए बाइगमी। तो यहाँ पे लीगल इशू क्या था कि वेदर अ Hindu marriage violating the age requirements of section 5 clause 3 is void ab initio, मतलब वो स्टार्टिंग से ही void थी या नहीं थी। तो जजमेंट में क्या कहा गया, कोर्ट emphasized that the legislature did not specify the consequences of violating clause 3, so such a marriage is neither void nor voidable। तो कोर्ट ने कहा ना तो ये void है ना ये voidable है। कोर्ट also upheld the doctrine of factum volet, जिसका मतलब है कि विच अपहोल्ड्स द वैलिडिटी ऑफ मैरिज परफॉर्म्ड विद ऑल नेसेसरी सेरेमनीज इवन इफ वन पार्टी इज माइनर।
अगर सारी सेरेमनीज फॉलो की गई हैं तो उसे हम एक वैलिड मैरिज ही कंसिडर करेंगे। कोर्ट हेल्ड दैट द मैरिज इज़ वैलिड एंड नॉट वॉइड। अब इनिशियो नहीं है, वैलिड है। और जो ये हस्बैंड है उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है बाइगमी का एंड ही इज़ लायबल फॉर द पनिशमेंट ऑफ बाइगमी। अब हम करेंगे सेक्शन 6। सेक्शन 6 रिपील हो चुका है तो विल स्टडी सेक्शन 7 ऑफ HMA। तो सेक्शन 7 ऑफ HMA टॉक्स अबाउट सेरेमनीज ऑफ हिंदू मैरिज। तो अलग अलग रिलीजन में अलग अलग सेरेमनीज होती है, तो उसी की बात कर रहे हैं सेक्शन 7 की सेरेमनीज टू बी परफॉर्म। सेक्शन 7 का क्लॉज 1 कहता है कि हिंदू मैरिज इज सोलेमनाइज्ड इवन इफ वन ऑफ द पार्टी फॉलोज और कंप्लीट द सेरेमनी और कस्टम। ये बात करता है कि हिंदू मैरिज सोलेमनाइज हो जाएगी अगर एक पार्टी सारे सेरेमनीज और कस्टम परफॉर्म करती है। क्लॉज 2 बात कर रहा है कि व्हेन द कपल कंप्लीट्स द 7th स्टेप ऑफ सप्तपदी द मैरिज बिकम्स कंप्लीट एंड बाइंडिंग। ये बात कर रहा है कि जो सप्तपदी मतलब 7 जो फेरे होते हैं हमारी हिंदू मैरिजेस में, जैसे ही 7th स्टेप वो लेती हैं तो उनकी जो मैरिज है वो कंप्लीट हो जाती है एंड दैट इज़ बाइंडिंग। तो इसका भी हम केस लॉ पढ़ेंगे, भावराव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो पेटिशनर्स हैं जो भावराव शंकर लोखंडे हैं, ही चैलेंज द लीगैलिटी ऑफ मैरिज बाय क्लेमिंग दैट मैरिज वाज नॉट वैलिड बिकॉज इट डिड नॉट फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड सेरेमनीज ऑफ हिंदू लॉ। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हिल किया इस केस में कि दैट मैरिज इज नॉट सेड टू बी इन एग्जिस्टेंस इफ इट इज़ नॉट सेलिब्रेटेड और परफॉर्म्ड विद नेसेसरी कस्टमरी सेरेमनीज। मतलब अगर जो कस्टमरी सेरेमनीज है वो परफॉर्म नहीं होंगी तो हम शादी को एक वैलिड मैरिज नहीं कंसिडर करेंगे। एक और केस लो है, मिस्टर समित सुभाष अग्रवाल वर्सेस मिस कमलेश गुप्ता। तो यहाँ पे जो मिस्टर समित सुभाष अग्रवाल हैं उन्होंने कहा कि देयर वाज नो प्रॉपर सेक्रेड फायर फॉर परफॉर्मिंग द सप्तपदी एंड इट वाज अराउंड द इंसेंस स्टिक। मतलब अगरबत्ती के अराउंड उन्होंने 7 फेरे लिए हैं। देयरफॉर द मैरिज इज वॉइड एज प्रॉपर सेरेमनीज वाज नॉट परफॉर्म्ड। तो उन्होंने कहा कि ये जो शादी है वो वॉइड है क्योंकि जो प्रॉपर सेरेमनीज हैं वो परफॉर्म नहीं करी गई, क्योंकि उन्होंने इंसेंस स्टिक के अराउंड उन्होंने 7 फेरे लिए। कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट हेल्ड दैट एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट नेचर ऑफ सेक्रेड फायर एंड द रिचुअल परफॉर्म वाज सफिशिएंट। मतलब उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 7 है उसमें प्रॉपरली नहीं कहा गया कि नेचर क्या होगा सेक्रेड फायर का। एंड द बॉम्बे हाई कोर्ट अफर्म द वैलिडिटी ऑफ मैरिज एंड डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। नाउ विल स्टडी सेक्शन नंबर 8 जो कि बात करता है अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस। तो कोई भी शादी है उसको इट इज़ अ बाइंडिंग लॉ की वो रजिस्टर होनी चाहिए। और इसके 5 सब क्लॉजेज है। पहला सब क्लॉज बात करता है अबाउट रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन आर मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होगी वही रजिस्ट्रेशन के जो रूल्स हैं वो बनाएंगी। जैसे कि जो हरियाणा में शादियां होंगी या फिर जो रजिस्ट्रेशन के लॉज होंगे वो जो हरियाणा गवर्नमेंट बनाएगी, सेंटर का उसमें कोई रोल नहीं होगा। और इसकी जो एंट्री है वो हिंदू मैरिज रजिस्टर में की जाएगी। सेकंड बात करता है कि अगर कोई उस चीज़ को फॉलो नहीं करेगा तो उसके ऊपर 25 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। ये क्लॉज 3 बात करता है ऑल रूल्स मेड इन द सेक्शन शेल बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वही इसके रजिस्ट्रेशन के जो लॉज हैं वो अमेंड कर सकती हैं, जो पहले हैं उनको रिपील कर सकती है। तो ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। क्लॉज 4 बात करता है कि HMR मतलब जो ये हिंदू मैरिज रजिस्टर है इज़ ओपन फॉर इंस्पेक्शन एंड इज़ एडमिसिबल एज एविडेंस। मतलब ये एविडेंस है, एविडेंस फॉर मैरिज। द सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट इज शेयर्ड ओनली इफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस इज पेड। इसकी भी कोई प्रिस्क्राइब्ड फीस होगी और उसको जब हम पे करेंगे तो ही हम उस जो ये HMR है उसको खुलवा सकते हैं। क्लॉज 5 बात करता है वैलिडिटी ऑफ हिंदू मैरिज विल नॉट बी अफेक्टेड इफ इट इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन HMR। मतलब अगर कोई जो कपल है वो HMR में रजिस्ट्री नहीं करता तो उसकी वजह से जो उनकी शादियों की वैलिडिटी है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जो शादी है वो स्टिल एक वैलिड मैरिज रहेगी, मतलब वॉइड या वॉइडेबल नहीं हो जाएगी। तो इसमें हम केस लॉ पढ़ देंगे श्रीमती सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार का। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एड्रेस द इशू ऑफ मैंडेटरी
marriage registration across all religion highlighted the absence of official marriage record in many states, which led to individual denying the existence of the marriage. मतलब अगर कोई फेल कर जाता है तो फिर जो एक पार्टी होगी जिनको शादी से विड्रॉ करना हो, वो कह देंगे कि जो शादी है वो हुई ही नहीं है. तो SC emphasized the non registration of marriage adversely affects women, particularly in matter related to child marriage, bigamy and assertion of marital rights. अब now we'll talk about section 9. section 9 बात करता है about restoration of conjugal right. restoration मतलब to restore, और conjugal rights जैसे कोई हस्बैंड एंड वाइफ जिनकी शादी हो रही है उनके कुछ राइट्स होंगे जो वो साथ में इंजॉय करते हैं, उनकी रेस्टोरेशन की बात हो रही है, रेस्टिट्यूशन की बात हो रही है. तो सेक्शन 9 बात करता है इफ़ अ हस्बैंड और वाइफ विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज, मतलब कोई एक्सक्यूज जो है वो अनरीजनेबल है, विड्रॉ फ्रॉम द रिलेशनशिप, देन द अग्रीव्ड पार्टी कैन अप्लाई इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो जा सकते हैं फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. मतलब जिस पार्टी जो सफ़र कर रही है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकती है. और अगर इफ़ द कोर्ट गेट्स सेटिस्फाइड विद द स्टेटमेंट दैट द डिक्री कैन बी पास्ड ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, तो अगर कोर्ट सेटिस्फाई होगी तो डिग्री फाइल की जा सकती है ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. ये दोनों के लिए अवेलेबल है, फॉर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए अवेलेबल है. द राइट ऑफ कॉन्जुगल इज इनहेरेंट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इटसेल्फ, मतलब इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रिजर्व द मैरिज, और ये आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 को वॉयलेट नहीं करती है. और इन इंडिया अ डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रिस्पोंडेंट. अगर कोई फॉलो नहीं करता तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की जा सकती है. और जो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ है कि वो उन्होंने डिज़र्ट क्यों किया अपने पार्टनर को, तो वो उसके ऊपर होती है जो सोसाइटी ऑफ मैरिज को छोड़ के जाता है. तो इसके भी हम केस लॉज देखते हैं. सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा का. सरोज रानी और ये जो सुदर्शन कुमार चड्ढा उनकी शादी हुई थी 1971 में. आफ्टर सम टाइम जो ये हस्बैंड है सुदर्शन विड्रॉड फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ मैरिज विदाउट एनी रीजनेबल कॉज. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया द वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 9 ऑफ HMA, जो कि है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, हाईलाइटिंग दैट प्रोविजन सर्व्स एन इंपॉर्टेंट पर्पज इन प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग मैरिटल बॉन्ड. सो द रिस्पोंडेंट मस्ट कोहैबिट विद सरोज रानी सिंस देयर इज नो रीजनेबल रीजन फॉर द सेपरेशन. और एक और केस लो हम पढ़ेंगे ऑफ हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह चौधरी. In this case, the petitioner and respondent got married under HMA. Later, a conflict was formed between the couples, which led to filing of petition by Harvinder Kaur under Section 9 of HMA for restitution of conjugal rights. उन्होंने केस फाइल किया. Harvinder Singh stated that the restitution of conjugal rights was unconstitutional as it violated Article 21 of the Constitution. यहाँ पे जो ये हरविंदर सिंह है वो कहते हैं कि जो restitution of conjugal rights है वो उनके Article 21 जो लाइफ एंड लिबर्टी के बारे में बताता है उसको वायलेट कर रही हैं. और जो फिर लेटर ऑन द कोर्ट हाईलाइटेड दैट सेक्शन 9 ऑफ HMA इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एंड द कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोविजन डिड नॉट वायलेट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गारंटीड द राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.